गांव की गोरी शहर की छोरी। सीबो और गुंजा की आंखों में आंसू भरे होते हैं। गुंजा का गरीब पिता गोपी पैसों की तंगी के कारण गांव में एक खैराती अस्पताल में 1 महीने से बेड पर पड़ा हुआ होता है। अरे गुंजा की माँ, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। शायद अब तुम्हें अकेले ही हमारी बेटियां गुंजा का कन्यादान करना होगा। नहीं नहीं बापू, ऐसा नहीं बोलो। आपके सिवा हमरा और अम्मा का है ही कौन। इतने में एक डॉक्टर वहां आकर कहता है, देखो, तुम्हारे पिता के पास बस कुछ ही महीने हैं। अगर इनकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुई तो ये नहीं बचेंगी। ऑपरेशन में 2 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। मगर डॉक्टर साहब, हम गरीब 2 लाख की रकम कहाँ से लाएंगे। अम्मा, तुम संभालो खुद को, रो नहीं। कोनो भी हमरी मदद नहीं करी, अब हमके खुद ही अपन मदद करे के पड़ी है। हाँ अम्मा, हम शहर जाइब और पैसा कमा कर लाइब। अपने पिता की जान बचाने के लिए गुंजा कमाने के लिए जैसे तैसे दिल्ली शहर जाती है। अरे दादा, ये दिल्ली शहरिया तो बहुत ही बड़का है, मगर ये शहर जितना बड़ा है उतना ही यहाँ की छोरियों का कपड़ा छोटा है। हमको तो बस अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए पैसा कमा कर अपने गांव लौट जाना है, फिर तो इस शहर को जयराम जी की। सफर की भूखी प्यासी गुंजा काम के लिए शहर में इधर से उधर भटकने लगती है और एक रेस्टोरेंट में चली आती है। जयराम जी की भैया जी, हमको कोनो काम मिलेगा का? हाँ, एक वेटर की जगह खाली है, कर लोगी काम? हाँ भाई जी, कर लूंगी। तो फिर अभी से काम पर लग जाओ। थोड़ी ही देर में एक महंगी सी गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से शहर की कुछ अमीर घमंडी लड़कियां हाई हील्स और छोटे कपड़े पहने हुए वहां आती हैं। कम ऑन गाइस, चलो, टेबल नंबर 20 बुक फॉर अस, सिट, वेटर। गुंजा भागती हुई पल्लवी के पास आती है। पल्लवी और उसकी दोनों सहेलियां मोना और कियारा गांव से आई गुंजा को घूरते हुए कहती हैं, इट्स रिडिकुलस, इन शहर के रेस्टोरेंट वालों को क्या हो गया है, किसी भी गांव के गवारों को वेचे के लिए रख लेते हैं। अबे ओ लड़की, चल जा, 3 कैपेचिनो एंड 1 बॉटल ऑफ मिल्क शेक फटाफट से लेकर आ। गुंजा जल्दी से उनका दिया ऑर्डर ले आती है। ये लीजिए मेम साहिब, आपका ऑर्डर। ऑर्डर देने के बाद जैसे ही गुंजा जाने लगती है, तभी पल्लवी पैर अड़ाकर उसे रोकती है। अबे ओ बहन जी, जा कर रही है, जब तक हम जाने को ना कहें यहीं पर खड़ी रहे। जी मैडम जी। इसके बाद तीनों उसे गवार गवार कहकर चिढ़ाने लगती हैं। पल्लवी, जरा इस बहन जी के कपड़े तो देखो, आज की मॉडर्न जमाने में सलवार कमीज, वो भी फटा चिटा। यू नो व्हाट गाइस, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, ना तो इनके पास अच्छा खाना को होता है और ना ही अच्छा पहनने को, तभी तो अपना गांव छोड़कर मुंह उठाकर शहर चले आते हैं। तुम लोग देखते नहीं हो, पूरी दिल्ली में ज्यादातर तो ये गांव के लोग ही भरे हुए हैं। बस बस, बहुत बोल चुकी तुम तीनों। अरे हम गांव वाले अगर यहाँ न रहें तो ससुरा तुम शहर वालों का गुजारा भी ना हो। अकड़ बग्गी कहेंगी। ये सुनकर गुस्से में पल्लवी गुंजा को खींचकर थप्पड़ मार देती है और उसके चेहरे पर जूस फेंक देती है। यू ब्लडी बहन जी, हमसे जुबान लड़ाती है, तो कौड़ी की औकात नहीं तेरी। चलो गाइस। तीनों घमंडी सहेलियां गुंजा की सरेआम बहुत बेइज्जती करती हैं। वहीं गुंजा को काम से भी हाथ धोना पड़ता है और वो 2 दिनों तक भूखे प्यासे यहाँ से वहाँ भटकते हुए सड़क के बीचों बीच बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ से गुजरता हुआ गौतम नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन उसे देखकर गाड़ी रोकता है। अरे ये लड़की तो बेहोश है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। गौतम गुंजा को उठाकर घर लाता है। गौतम, ये बच्ची कौन है? आई डोंट नो मधु, मगर ये सड़क पर बेहोश पड़ी थी, इसलिए मैं यहाँ इसे ले आया। थोड़ी देर बाद गुंजा को होश आता है और मधु उसे जूस और खाने को देती है। इतने में महंगा सा पर्स लटकाए पल्लवी वहाँ आती है। असल में मधु और गौतम कोई और नहीं बल्कि पल्लवी के माता पिता थे, मगर उन दोनों का स्वभाव पल्लवी से एकदम अलग था। यू ब्लडी बहन जी, तुम मेरे घर तक पहुँच गई। जस्ट गेट अप एंड गेट आउट ऑफ हियर। पल्लवी, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? डैडी, आप इस गांव की गवाह के लिए मुझे डांट रही हैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। पल्लवी तमतमा कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
तभी गुंजा गौतम और मधु को अपने शहर आने के पीछे का कारण बताती है, जिसके बाद वो अपने घर में उसे काम पर रख लेते हैं। मगर पल्लवी उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। एक दिन पल्लवी किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। हे यू ब्लडी बहन, कम हियर। जी मेम साहब। चल जल्दी से जमीन पर बैठकर ये सैंडल मुझे पहना। गुंजा आंखों में आंसू लिए हुए जमीन पर बैठकर पल्लवी को सैंडल पहना देती है। तभी पल्लवी झटकते हुए पर्स टांग कर गुंजा को मारकर जाते हुए कहती है, मेरे घर में तेरी क्या औकात है, ये कभी भूल से भी मत भूलना, कव्वार कहेंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और फिर पल्लवी की तबीयत बहुत तेज खराब हो जाती है, मगर उसके साथ गुंजा भी बहुत बुरी तरह बीमार हो जाती है। गौतम, तुमने एक बात नोटिस नहीं किया, जब हमारी बेटी पल्लवी बीमार होती है, गुंजा भी तभी बीमार होती है, जैसे दोनों सगी बहनें हों। मधु, ये हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि पल्लवी हमारी बेटी नहीं। भूल गई, वो हमें सालों पहले भीड़ में मिली थी। गौतम की बातें गुंजा सुन लेती है। असल में शहर के अंदाज में जिंदगी जीने वाली पल्लवी और कोई नहीं बल्कि गांव से आई गुंजा की बहन है। इसका मतलब पल्लवी ही मेरी खोई हुई बहन पूजा है, गुंजा की बहन पूजा। गुंजा पल्लवी को गले से लगाना चाहती थी, मगर वो मौके के इंतजार में रही और आखिरकार उसका जन्मदिन आ गया। पल्लवी, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं पब जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी की ट्रीट देने। तुम चलोगी? क्या सचमुच? तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? हाँ, मगर इस सलवार कमीज में नहीं। जस्ट वेट, ये पहनो। गुंजा पल्लवी का दिया गाउन और हाई हील्स पहन लेती है। उस वक्त पल्लवी और गुंजा हूबहू एक जैसी लग रही थी, मगर पल्लवी का गुंजा को क्लब ले जाने का मकसद उसकी बेइज्जती करना था। हे पल्लो, हैप्पी बर्थडे। अरे दूर हटो तुम पल्लवी से। पल्लवी, ये बहन जी कौन है? आर यू गॉन मैड गुंजा? दिखा दिया ना गवारपना। जस्ट गेट आउट, बाहर निकलो अभी। गुंजा क्लब के बाहर खड़ी हो जाती है, मगर अभी उसे सिर्फ और सिर्फ पल्लवी की चिंता खाई जा रही थी। वहीं रोमिल नशे की गोली मिली हुई शैंपियन पल्लवी को पिलाकर उसे कमरे में ले जाकर उससे जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। जस्ट लीव मी रोमिल, छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले तो तुम शहर की छोरियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर हम जैसे लड़कों को अट्रैक्ट करती हो और फिर नाटक करती हो। पल्लवी जैसे ही भागने के लिए उठ खड़ी होती है, रोमिल कमरे में रखा वास उसके सर पर मार देता है, मगर वक्त रहते गुंजा पुलिस लेकर कमरे में आ जाती है और पल्लवी को घर ले आती है, जहां गुंजा की माँ सीबो वहां बैठी होती है। थोड़ी देर में पल्लवी होश में आ जाती है और उसी बचपन की खोई हुई यादें याद आ जाती हैं। पल्लवी, मेरी बच्ची। आप कौन है? मैं तेरी माँ हूँ बेटी। नहीं, वो रही मेरी माँ। मुझे माँ बापू मेले में लेकर गए, मगर वहाँ मेले से गुंडे ने मुझे चुरा लिया था। मधु, पल्लवी को सब कुछ याद आ गया है। बहन जी, पल्लवी आपकी ही बेटी है। सीबो की सालों पहले अपनी खोई हुई बेटी मिल जाती है और वो फूट फूट कर रोते हुए उसे गले से लगा लेती है, मगर इतने सालों से पल्लवी, जो कि एक और नए रिश्ते से जुड़ चुकी थी, उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता था। इसीलिए पल्लवी मधु और गौतम की बेटी बनकर रही और गुंजा और सीबो भी उनके साथ उनके घर में ही रहने लगे। इस तरह गांव की गोरी और शहर की छोरी अब एक साथ रहने लगी थी। नैना अपनी 3 भाभियों तारा, अंजलि और पल्लवी के साथ रहती थी। नैना की तीनों भाभी बहुत ही गोरी और घमंडी थी। वहीं नैना बहुत ही सांवली थी, इसीलिए उसकी भाभी उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। नैना, नैना, जल्दी उठो, तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना है, जल्दी से उनके लिए नाश्ता बना दो। जी भाभी, अभी बना देती हूँ। नैना सभी के लिए नाश्ता बनाकर उन्हें परोसती है। तभी अर्जुन कहता है, नैना, तेरी 3 भाभियां इस घर में हैं, तो हमारे लिए तू नाश्ता क्यों बनाती है? भैया, वो मैं अब ननन जी को आप तीनों भाइयों के लिए खाना बनाना ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो हम तीनों को कुछ बनाने ही नहीं देती, है ना ननन जी? ठीक कहा ना मैंने? अंजलि नैना को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही हैं। थोड़ी देर में तीनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। तभी जैसे ही नैना नाश्ता करने बैठती है, पल्लवी कुर्सी खींचकर उसे नीचे गिरा देती है। ये क्या पल्लवी भाभी, आपने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? क्योंकि तेरी औकात नहीं हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की। अरे शक्ल देखी है तूने अपनी, कितनी काली और भद्दी दिखती है।
अरे मुझे तो इससे घिन आती है। अरे अब हमारे सर पर क्यों खड़ी है? हम सभी के कपड़े गंदे हो गए, उन्हें जाकर धो। मगर भाभी, मुझे नाश्ता तो कर लेने दीजिए। पहले जाकर कपड़े धो और हमारे कमरों की सफाई कर। नैना आंखों में आंसू लिए अपनी भाभीियों के गंदे कपड़े धोती है और तीनों के कमरे की सफाई करती है। भाभी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मुझे खाना दे दो। ठीक है, पहले ये खाना फिनिश कर। मगर भाभी, ये खाना तो आप तीनों का झूठा है। इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ, जो 3 गोरी भाभीियों का झूठा खाना तुझे खाने को मिल रहा है। नैना अपनी भाभीियों का झूठा खाना खाती है। तभी थोड़ी ही देर में उन तीनों के पति घर आ जाते हैं। अंजलि, हम तीनों भाई 1 महीने के लिए बिजनेस के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। भैया, आप तीनों मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। नैना, हम तुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तेरी प्यारी बहन, तेरी भाभियां हैं ना तेरा ख्याल रखने के लिए। हम तीनों भाई अच्छे से कमाएंगे, तभी तो धूमधाम से तेरी शादी अच्छे घर में करेंगे। हाँ? ये सुनकर तारा, अंजलि और पल्लवी चिढ़ जाती हैं। अपने पतियों के हैदराबाद जाने के बाद वो नैना से सारा दिन नौकरों की तरह काम करवाती हैं। एक दिन बहुत जोर की बारिश होती है। तारा, अंजलि, देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ऐसे में गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़े हो, मजा ही आ जाए। अरे ओ हमारी काली नलन, जल्दी से यहाँ आ। जी भाभी। जाकर हमारे लिए प्याज के पकौड़े और चाय बना कर ला। नैना जल्दी से प्याज के पकौड़े बना लेती है। एक प्याज का पकौड़ा खाकर देख लेती हूँ, कहीं नमक कम या ज्यादा तो नहीं। नैना एक पकौड़े को चखने लगती है। तभी पल्लवी अंदर आकर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। काली कलूटन, हमारे हिस्से में से चुराती है। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। झूठ बोलती है, आज तो तेरी खैर नहीं। घमंडी पल्लवी बहुत बुरी तरह से मारती है। तभी तारा और अंजलि वहां आती हैं और नैना डरते हुए उनके पास भाग कर जाती है। भाभी, मुझे बचा लीजिए। पल्लवी, अब बस भी करो। अगर ये मर गई तो हम तीनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ जाएगी। इसे घर से निकाल देते हैं, वरना हमारे बेवकूफ पति अपनी सारी कमाई इस बिल्लो रानी की शादी में लगा देंगे। और क्या पता, कल को ये घर का हिस्सा मांगकर हमारे बच्चों का हिस्सा खा जाए। तीनों नैना पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और उसे बारिश में घर से निकाल देती हैं। नैना रोते हुए बारिश में सड़कों पर इधर से उधर भटकती है और सारी रात फुटपाथ पर बैठी रोती रहती है। अगले दिन वो एक प्याज के पकौड़े वाले के ठेले पर आती है। काका, थोड़े से प्याज के पकौड़े मिलेंगे? मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। बूढ़ा व्यक्ति तरस खाकर नैना को प्याज के पकौड़े खाने को देता है। बहुत बहुत शुक्रिया काका। बेटी, पैसे तो दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। ये बोलकर नैना उस बूढ़े को सब कुछ बताती है। बेटा, तुम्हारी जिंदगी भी मुझ गरीब बूढ़े के जैसी है। मेरे बेटे बहू ने धोखे से मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर मुझे घर से निकाल दिया और तुम्हें तुम्हारी भाभीियों ने। आज से तुम मेरे घर में रह सकती हो, मेरी बेटी बनकर। नैना अब उस बूढ़े प्याज पकौड़े वाले के साथ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। मगर अब बूढ़े काका के बीमार हो जाने के बाद नैना ही प्याज पकौड़े का ठेला चलाती है। उसके हाथों से बने प्याज के पकौड़ों का स्वाद ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। हाँ, आओ साहब जी, खाओ गर्मा गर्म स्वादिष्ट 10 रुपए में 5 प्याज के पकौड़े। अरे ओ प्याज के पकौड़े वाली, जरा जल्दी से 10 रुपए के प्याज के पकौड़े तो देना। अभी देती हूँ, ये लीजिए आपके 10 रुपए के प्याज के पकौड़े। अरे वाह, इन प्याज के पकौड़े में तो गजब का स्वाद है। सुनो, 10 के और देना। पूरे दिन भर में नैना प्याज के पकौड़े बेचती है। अब जो भी उनके प्याज के पकौड़े खाता तो वो उनके प्याज के पकौड़े खाने वाला परमानेंट ग्राहक बन जाता। भगवान की दया से मेरे प्याज के पकौड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। बस अगर मेरा व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं अपने और बाबा के रहने के लिए पक्का घर बना लूंगी। नैना ये सोचकर बहुत खुश होती है। मगर एक दिन बहुत ही तेज तूफान के साथ बहुत जोरों की बारिश होती है, जिससे उसका ठेला कमजोर होने के कारण टूट जाता है और सारे प्याज के पकौड़े बारिश में गीले होकर खराब हो जाते हैं। बारिश के उस कहर में उस गरीब लाचार ननंद की लगाई गई उम्मीद टूट जाती है।
सब कुछ खत्म हो गया। इस बारिश ने मुझसे खुशी की ये उम्मीद भी छीन ली। सब बर्बाद हो गया। एक तरफ जहां बारिश ने उस गरीब लाचार ननंद को रोजी रोटी कमाने पर भी आफत कर दिया था, वहीं उसके तीनों अमीर घमंडी भाभियां अपने बड़े से बंगले में ऐशो आराम से रह रही होती हैं और बारिश में कभी पॉपकॉर्न तो कभी पिज्जा मंगवाती हैं, तो कभी घर पर महंगी महंगी पार्टियां भी करती हैं। नैना आंखों में आंसू लिए टूटी फूटी झोपड़ी में आती है जो बारिश के पानी से भरा होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, आपकी बेटी आपको कुछ नहीं होने देगी। नैना कभी बारिश का पानी बाहर फेंक देती तो कभी अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोती। नहीं, मैं अपनी जिंदगी से इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं फिर से कोशिश करूंगी, मगर मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझ गरीब के प्याज के पकौड़े इस बारिश में ज्यादा बिके। क्यों ना मैं प्याज के पकौड़े के साथ इस बारिश में चाय भी बेचूं। इसके बाद गरीब नैना सड़क किनारे चाय की एक छोटी सी टपरी शुरू करती है और अब प्याज के पकौड़े के साथ बारिश में चाय भी बेचती है, जिससे अब गरीब नैना की मेहनत रंग दिखाना शुरू कर देती है और उसे अच्छी कमाई भी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन सड़क से गुजरते हुए 3 नौजवान वहां आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि नैना के तीनों भाई सुमित, संदीप और अर्जुन होते हैं। अर्जुन भाई, ये तो हमारी बहन नैना है। सुमित बिल्कुल ठीक कह रहा है, मगर नैना इस फुटपाथ पर प्याज के पकौड़े क्यों बेच रही है? अर्जुन आंखों में आंसू लिए नैना के पास आता है। नैना मेरी बहन। अपने भाइयों को अपने सामने खड़ा देखकर उस गरीब लाचार बहन की आंखों में आंसू भर आते हैं। अर्जुन भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखिए, वक्त और हालात ने आपकी इस गरीब बहन को कहां से कहां पहुंचा दिया। नैना रोते हुए अपने भाइयों को सारी बात बता देती है, जिसे जानकर वो घर आकर कहते हैं, तारा, तारा, पल्लवी, कहाँ हो तुम? अंजलि, नैना कहाँ है? अब अर्जुन, हमें तो ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, मगर आप तीनों की जाने के बाद ननंद जी भाग गईं। ये सुनकर अर्जुन अंजलि को थप्पड़ मारकर कहता है, झूठी कहीं की। अरे भाभी तो माँ समान होती है, मगर तुम तीनों ने हमारी फूल सी बहन को घर से निकाल दिया। 3 भाइयों के होते हुए हमारी बहन को अपना पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अब तुम तीनों के लिए हम तीनों भाइयों की जिंदगी में और इस घर में कोई जगह नहीं है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हमें मत छोड़ो, हमारी गलती कि हमें इतनी बड़ी सजा मत दो। तीनों आंखों में आंसू लिए अपनी गरीब ननंद के पास आती हैं। नैना, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी गलती का पछतावा है। नैना, तुम्हारी भाभियों का घर टूटने पर आ गया है, हमारा घर टूटने से बचा लो। भाभी, आप तीनों चुप हो जाइए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नैना अपनी तीनों भाभियों को उनके किए के लिए माफ कर देती है और अपने तीनों भाइयों को भी समझाती है, जिसके बाद आखिर में नैना उस गरीब बूढ़े काका को अपने साथ अपने घर ले आती है और अपने प्याज पकौड़े के व्यापार से और भी आगे बढ़ती है।